हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, पिछली कक्षा में हमने इतिहास को पढ़ा था और उसी के आगे आज हम लोग इतिहास को पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने इतिहास में अपने बिलग्राम के युद्ध को पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने देखा, समझा और जाना था कि 1540 ईस्वी में जब बिलग्राम का युद्ध हुआ था तो उसी बिलग्राम के युद्ध में इस हुमायूं को शेर खान के द्वारा बुरी तरह से पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। लेकिन दोस्तों, हम लोग सूर्यवंश को न पढ़ते हुए आज उसी हुमायूं के संघर्षों के बारे में पढ़ेंगे कि हुमायूं के द्वारा किस किस प्रकार से संघर्ष किया गया था और ये जो 15 वर्षों का टाइम पीरियड रहा है बीच का, वो हुमायूं के लिए कैसा रहा है। तो हम लोग बता दें कि इसी के बाद दोस्तों 1540 में बिलग्राम के युद्ध के बाद इस हुमायूं ने जो शरण ली थी दोस्तों, क्योंकि अब इसके पास सारा साम्राज्य समाप्त हो चुका था और इस हुमायूं को ये चीज का एहसास हो चुका था कि अब इसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी दोस्तों, इस मुगल साम्राज्य की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो क्या थी दोस्तों। इसने समझा कि इस मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इस अपने साम्राज्य का जो विभाजन कर दिया गया था हुमायूं के द्वारा, वो ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। और अब एक एक करके इस हुमायूं के द्वारा अपने भाइयों से इस साम्राज्य को एकीकृत करने का प्रयत्न करेगा कौन, इस हुमायूं के द्वारा। और दोस्तों, लेकिन उससे पहले ये शरण कहाँ लेगा, तो आप लोगों को बता दें कि उस समय इसका एक मित्र अर्थात इस बाबर और हुमायूं का ही एक मित्र हुआ करते थे, पेशावर के ही एक शासक दोस्तों, अमरकोट के ही एक शासक जिसे हम लोग महाराजा वीरशाल के नाम से जानते हैं। उन्हीं के महल में इसने शरण ली थी दोस्तों, किसने, इस हुमायूं के द्वारा दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें तो इसने 1540 ईस्वी में इस युद्ध के बाद बिलग्राम के, तो इसने शरण ही कहां ली थी, राजा वीरशाल के महल में। राजा वीरशाल महल में इस हुमायूं के द्वारा दोस्तों शरण ली गई थी, जो इस समय दोस्तों कहां पर था, तो अमरकोट में ही दोस्तों एक महल था राजा वीरशाल का। उसी राजा वीरशाल के महल में इस हुमायूं को शरण मिली। और दोस्तों, इसी के एक साल बाद ही दोस्तों 1541 ईस्वी में यानी कि 1541 में इस हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। और इसी के ही एक साल बाद 1542 में 1542 में जन्म ही किसका हुआ, हमारे भारतीय इतिहास के सबसे महान बादशाह अकबर द ग्रेट का। दोस्तों, इसी 1542 में अकबर द ग्रेट का जन्म हुआ, अकबर महान। इसी के बाद 1542 में अकबर महान का जन्म ही कहां पर हुआ, तो राजा वीरशाल के महल में दोस्तों, राजा वीरशाल के महल में। इसी अकबर के महल में, तो अकबर का जन्म राजा वीरशाल के महल में ही अमरकोट में हुआ था 1542 ईस्वी में। और उसी के बाद इस अकबर के जन्म के बाद इस हुमायूं के द्वारा दोस्तों सिखों के दूसरे गुरु हुआ करते थे, गुरु अंगद देव, उन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त किया। और उसी आशीर्वाद को प्राप्त करने के बाद अब हमारे मुगल साम्राज्य को एकीकृत करने का कार्य कौन करेगा, हुमायूं। तो हम लोग अगर बात करें तो इसी के बाद दोस्तों सिखों के दूसरे गुरु जो अंगद देव थे, तो सिखों के दूसरे गुरु दोस्तों अंगद देव से आशीर्वाद लिया। अंगद देव से आशीर्वाद लिया और पुनः अपने मुगल साम्राज्य को एकीकृत करने का कार्य किया गया इस हुमायूं के द्वारा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जानकारी के तौर पर बता दें कि ये जो गुरु अंगद देव थे हमारे सिखों के दूसरे गुरु हुआ करते थे। और इनसे एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है दोस्तों, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो गुरु अंगद देव थे
ये सिक्कों के कौन से नंबर के गुरु थे? तो सिक्कों के दूसरे नंबर के गुरु गुरु अंगद देव कहलाते हैं। और इसी गुरु अंगद देव के द्वारा ही दोस्तों गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था। दोस्तों गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, ये जो गुरुमुखी लिपि है इसका आविष्कार ही किसने किया था? तो इसी सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव के द्वारा इसी गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था। और अब अगर हम लोग बात करें तो इसी के बाद इसी सिखों के दूसरे गुरु से आशीर्वाद लेने के बाद इस हुमायूं के द्वारा अब एक एक करके अपने भाइयों से संघर्ष होगा और अपने जो इनने 1531 ईस्वी में दोस्तों अपने साम्राज्य का विभाजन किया था, अब उसको एक एक करके अपने भाइयों से छीनना प्रारंभ करेगा, लेना प्रारंभ करेगा। और उसी में दोस्तों सबसे पहले 1545 ईस्वी में इसने काबुल और कांधार पर आक्रमण अधिकार करेगा और वहां पर आक्रमण करके उसे अधिकार कर लेगा। और उस काबुल और कांधार का जो रूलर हुआ करता था, अभी हमने कल बताया था कि कामरान इसी का ही दूसरा भाई कामरान हुआ करता था। और उसी कामरान पर 1545 में आक्रमण करेगा। 1545 में सबसे पहले काबुल कांधार पर आक्रमण कर अधिकार करेगा। और उसके बाद दोस्तों इस काबुल और कांधार पर अधिकार करने के बाद दोस्तों इस हुमायूं को दोस्तों इसी काबुल से ही इसे एक योग्य सेनापति मिला, जिसे हम लोग बैरम खान के नाम से जानते हैं। और आप सभी लोगों को पता होगा कि आगे चलकर इसी बैरम खान को संरक्षण किसको प्राप्त होगा? इस अकबर महान को दोस्तों इसी बैरम खान का संरक्षण प्राप्त होगा। और जब इस हुमायूं की मृत्यु होगी तो दोस्तों इसी अकबर के द्वारा इसी बैरम खान के द्वारा इस अकबर का राज्याभिषेक कराया जाएगा और इस अकबर को ही बना दिया जाएगा भारत का अगला बादशाह। तो दोस्तों हम लोग बात करें तो इसी काबुल से ही एक योग्य सेनापति मिला इस हुमायूं को, जिसे हम लोग बैरम खान के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने जोधा अकबर जो ऋतिक रोशन की मूवी है, अगर वो मूवी देखी होगी तो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि ये बैरम खान था कौन और इसका जो हमारे भारतीय इतिहास में रोल है वो क्या है। दोस्तों ये जो मूवी है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित बताई गई है। तो दोस्तों कुछ एक ऐसी मूवियां होती हैं जो हम लोग को देखना अति आवश्यक होता है, जिससे हमें हमारे इतिहास के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में नॉलेज मिलती है। और अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों तो इसी के बाद दोस्तों इसने 1554 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार किया। दोस्तों 1554 ईस्वी में पेशावर पर अधिकार किया। और दोस्तों उसके बाद उसी के एक साल बाद 1555 में 1555 में इसी हुमायूं के द्वारा लाहौर पर अधिकार कर लिया जाएगा। लाहौर पर अधिकार कर लिया जाएगा। और अंततः अब जो इसके सारे प्रांत थे दोस्तों इस हुमायूं के अंतर्गत आ चुके थे। और अब दोस्तों ये जो हुमायूं था वो सुदृढ़ हो चुका था। और अंत में अब होगा क्या? मच्छीवाड़ा का युद्ध। दोस्तों अब अंत में दोस्तों 1555 ईस्वी में अब यहाँ पर दोस्तों इस मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अब सूर्यवंश चल रहा था, क्योंकि अभी आप लोगों को बताया था कि 1540 ईस्वी में सूर्यवंश की स्थापना कौन किया था? शेर शाह सूरी। और इधर ये जो हुमायूं था वो संघर्ष करना प्रारंभ किया था अपने भाइयों से। उधर हमारे मुगल साम्राज्य में चल कौन रहा था? सूर्यवंश चल रहा था। और अब जब अपने भाइयों से संघर्ष समाप्त किया तो अब अंततः इस हुमायूं ने अपनी शक्तियां भी एकत्रित कर ली थी और अब अंततः उसी सूर्यवंश का ही शासक सिकंदर शाह सूरी से संघर्ष करेगा कौन? ये जो है आपका हुमायूं। और अंततः होगा क्या दोस्तों? तो होगा 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा का युद्ध। दोस्तों 1555 ईस्वी में 1555 में होगा मच्छीवाड़ा का युद्ध। और दोस्तों
आप सभी लोगों को बता दें कि युद्ध डायरेक्टली सिकंदर शाह सूरी के मध्य नहीं हुआ था दोस्तों। इसी सिकंदर शाह सूरी के दो सूबेदार हुआ करते थे, नसीब खान और तातार खान, जो उस समय हमारे पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे, उनके मध्य और हुमायूं के मध्य ये युद्ध हुआ था दोस्तों। ये युद्ध हुआ किन के मध्य था? तो एक तो हमारा हुमायूं होगा और दूसरी दोस्तों दो लोगों की सेनाएं होंगी यहां पर, नसीब खान और तातार खान। और ये दोनों ही दोस्तों पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे। और इन्हीं को दोस्तों इस मच्छीवाड़ा के युद्ध में इस हुमायूं के द्वारा इन दोनों को बुरी तरह से पराजित कर दिया जाएगा। और इस युद्ध को जीतकर दोस्तों और भी शक्ति प्रदान किसको हो जाएगी? इस हुमायूं को और अधिक शक्ति मिल जाएगी। और अब इसी के बाद दोस्तों इसी साल दोस्तों 1555 ईस्वी में दोस्तों अब युद्ध ही किसके साथ होगा? सिकंदर शाह सूरी के साथ, अर्थात हमारे सूर्यवंश के अंतिम शासक है, जिसे हम लोग सिकंदर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों 1555 में होगा सरे हिंद का युद्ध। अब इसी साल दोस्तों 1555 में होगा सरे हिंद का युद्ध। और इस सरे हिंद का युद्ध जो होगा दोस्तों ये हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य होगा। और इस सिकंदर शाह सूरी को दोस्तों पराजित करके इस हुमायूं के द्वारा दोस्तों इस सिकंदर शाह सूरी को पराजित करके इसकी हत्या कर दी जाएगी और इस हुमायूं को इस युद्ध में जीत मिलेगी। और अंततः दोस्तों 1555 ईस्वी में इस हुमायूं के द्वारा पुनः मुगल साम्राज्य की नींव डाली जाएगी। मुगल साम्राज्य की नींव डाली जाएगी। और अब दोस्तों अब इसके बाद जो मुगल साम्राज्य की नींव डाली जाएगी इस हुमायूं के द्वारा अब एकदम अंबुजा सीमेंट से इसकी नींव होगी, क्योंकि इसके बाद लगभग 300 वर्षों तक हमारे भारत में इन मुगलों का शासन रहेगा, मुगलों का आधिपत्य रहेगा दोस्तों। लेकिन इसके बाद हम लोग इस हुमायूं से जुड़ी कुछ एक तथ्यों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो इसी के बाद दोस्तों इस हुमायूं के द्वारा अब मुगल साम्राज्य में अर्थात दिल्ली पर शासन करना प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन इसके एक साल बाद ही 1556 ईस्वी में दोस्तों 1556 ईस्वी में इसी अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर ही इस हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी। और दोस्तों एक प्रसिद्ध इतिहासकार लेन पूल के द्वारा इस हुमायूं के बारे में लिखा गया है दोस्तों कि यह इतिहास का एक अभागा सुल्तान था जो दोस्तों लड़खड़ाते मर गया। दोस्तों लड़खड़ाते अपने प्राणों को त्याग दिया दोस्तों। और इसी के बाद दोस्तों 1556 ईस्वी में 1556 में अपने लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु हुई कहां थी दोस्तों? तो इसकी मृत्यु हुई कहां थी? तो दिल्ली में। दोस्तों दिल्ली में ही एक जगह है दोस्तों जहां पर दोस्तों ये लाइब्रेरी क्या थी दोस्तों? तो इसकी भी एक कहानी है दोस्तों। अगर आप लोगों को बता दें कि ये वही लाइब्रेरी है दोस्तों जो इस सिकंदर शाह शेर शाह सूरी के द्वारा दोस्तों एक शेरे मंडल नामक एक किला बनवाया गया था सिकंदर शेर शाह सूरी के द्वारा। और इसी शेरे मंडल नामक किले को तुड़वा कर दोस्तों इस हुमायूं के द्वारा उसी स्थान पर लाइब्रेरी का निर्माण करवाया गया था। और इतिहासकारों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर जो शाम का समय था दोस्तों, उसी शाम के समय में जब उस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो इसी हुमायूं का जो गाउन था दोस्तों उसी का गाउन अपने ही पैरों के तले दब गया और उसी सीढ़ियों पर गिर गया दोस्तों। और इसी सीढ़ियों पर गिरने से इस
हुमायूं की मृत्यु हो गई। और दोस्तों अगर आप लोगों को बता दें कि इस हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। जो बनवाया किसके द्वारा गया था, तो हाजी बेगम। दोस्तों हाजी बेगम के द्वारा इसी हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा, इस हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों दिल्ली में है और बनवाया किसके द्वारा गया था, बुल्ट बाई हाजी बेगम। और आप सभी लोगों को बता दें कि जो हुमायूं का मकबरा है दोस्तों, ये जो हुमायूं का मकबरा है ये हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है दोस्तों। और इसी दोस्तों इस हुमायूं की जो मकबरा है दोस्तों, इस हुमायूं के मकबरे को दोस्तों इस हुमायूं के मकबरे को 1983 में यानी कि 1983 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। इसे विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया था। और दोस्तों इस हुमायूं के मकबरे की एक खास बात यह है कि हुमायूं का ही मकबरा था दोस्तों जिसमें सबसे पहले पित्रा शैली का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि जो ताजमहल है दोस्तों, वो ताजमहल भी हमारे पित्रा शैली का ही एक उदाहरण है। लेकिन सबसे पहले अगर आप सभी लोगों से पूछना है कि सबसे पहले जो पित्रा शैली या पित्रा आर्ट है वो कहां पर देखने को मिलता है हमारे इतिहास में, तो सबसे पहले इसी हुमायूं के मकबरे में पित्रा शैली का उपयोग किया गया है। और यहां से क्वेश्चन एक और आ जाता है कि सबसे पहले रेड ग्रेनाइट अर्थात लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किसके मकबरे में किया गया था, तो सबसे पहले इसी हुमायूं के मकबरे में रेड ग्रेनाइट का इस्तेमाल भी यहीं पर ही किया गया था, इसी हुमायूं के मकबरे में। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन है, ये आप लोगों एग्जाम में कभी कभी पूछ जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। और अगर दोस्तों हम लोग बात करें इस हुमायूं के रचनाकार दोस्तों हुमायूं की जीवनी की, तो इसकी जीवनी दोस्तों इसी की ही बहन जिसे गुलबदन बेगम के नाम से जाना जाता है उसके द्वारा इसकी आत्मकथा लिखी गई थी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुमायूं यानी कि हुमायूं की आत्मकथा, हुमायूं की आत्मकथा जिसे हुमायूं नामा के नाम से जाना जाता है। इस हुमायूं नामा का जो लेखक था दोस्तों, जो जिसने इसको रचा था उसका नाम क्या था, तो गुलबदन बेगम। इसी की ही एक बहन थी जिसे हम गुलबदन बेगम के नाम से जानते हैं। और उसी गुलबदन बेगम के द्वारा इस हुमायूं की आत्मकथा हुमायूं नामा की रचना की गई थी दोस्तों। और हमारे इतिहास में एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है दोस्तों कि वह कौन सा बादशाह था हमारे मुगल साम्राज्य का जिसे ज्योतिष में विश्वास रखा था। तो दोस्तों ज्योतिष में विश्वास रखने वाला एकमात्र सुल्तान या बादशाह वो कौन था, हुमायूं था। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक दिन दोस्तों सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनने वाला सुल्तान कौन था, वो भी हमारा हुमायूं को ही माना जाता है। यानी कि हुमायूं एक ऐसा सुल्तान था, बादशाह था हमारे इतिहास में जिसे ज्योतिष शास्त्र में विश्वास था। और इस हुमायूं को दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस हुमायूं को हर एक दिन दोस्तों अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का जो है दोस्तों रिवाज इस हुमायूं द्वारा रखा गया था दोस्तों। तो ये है दोस्तों हुमायूं से जुड़ा कुछ एक तथ्य दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोगों से एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाए कि इतिहास में अफीम का आदि किसे बताया गया दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जो अफीम हमारे भारतीय इतिहास में बादशाह था पीने वाला वो आपका हुमायूं था दोस्तों। इसे हमारे भारतीय इतिहास में अफीम का आदि बताया गया है, अफीम का आदि, इसे अफीम का आदि बताया गया है दोस्तों। तो ये रहे हुमायूं से जुड़े क्वेश्चन थे दोस्तों। अब अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अपने सूर्यवंश को दोस्तों, अर्थात इस सूर्य डायनेस्टी को जो हमारे भारतीय इतिहास का दूसरा अफगान वंश माना जाता है दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अधिकांशतः यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं आपके इतिहास में दोस्तों। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लिखे बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।